की प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी। करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और करंट कैरिंग कंडक्टर में होता है मूविंग चार्जेस, तो मूविंग चार्जेस का मतलब फील्ड क्रिएट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मूविंग चार्जेस। ठीक है, ये मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे पास है, पिछली क्लास में हो चुका है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए भी हम एक क्वांटिटी बनाएंगे। तो क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? हम उस क्वांटिटी को हम बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको? उसको हम सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, कैपिटल बी को। इसके एक दो नाम और होते हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ अभी ध्यान नहीं देना, फालतू चीजों में नहीं घुसना है। कुछ लोग कभी कभी तुम्हें मिल सकता है कहीं पेपर में, मैं पीडीएफ में लिख दूंगा उसको, कि इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं बी को, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। खैर उसकी चिंता मत करो इतनी अभी, हम मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे चैप्टर में इसको। इसकी यूनिट टेस्ला होती है, कैपिटल टी। तो ये सब चीजें बड़ी थ्योरेटिकल हैं, सबको पता ही है। उसके स्मॉलेस्ट सोर्स क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? सबसे छोटी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे छोटी चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती थी वो क्या होती थी? सबसे छोटी चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती थी वो क्या होगा? अमित, मेरा वीडियो आ रहा है ना? ये आ रहा है। आ रहा है। तो सबसे छोटी चीज जो फील्ड क्रिएट करती थी वो होती थी पॉइंट चार्ज। वो सबसे छोटी चीज होती थी पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज सबसे छोटी चीज होती थी। तो क्या यहाँ पर पॉइंट करंट हो सकता है? पॉइंट करंट तो देखें कैसे हो सकता है भाई। अगर पॉइंट करंट हुआ तो करंट को अगर एक पॉइंट से आपने दिखा दिया, आप बोलो कि ये करंट है, यहाँ पर आप बोलो ये करंट है और ये मैं इसको पॉइंट से दिखा रहा हूँ जी, भाई तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी करंट की किधर जा रहा है? तो पॉइंट करंट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब भूल जाओ। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो करंट कैरिंग वायर के इनफाइनाइट पार्ट्स करके, जैसे एक चार्ज्ड बॉडी के इनफाइनाइट पार्ट्स करके इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट बनता था पॉइंट चार्ज, तो करंट कैरिंग वायर के इनफाइनाइट पार्ट्स करके हम एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, उसका पीस, और उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट उसको हम बोलेंगे। इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ होगी और वेक्टर होगी, डीएल वेक्टर आई उसका करंट होगा। तो सबसे पहले उसका फील्ड देखेंगे और वो होगा बॉयड-सावर्ट लॉ से। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हमारे हिंदुस्तानी लोग तो बॉयड-सावर्ट कहते हैं, मैं भी हो सकता है यही बोलता रहूं, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम, ज्यादातर टीचरों को भी नहीं मालूम। ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं दो, तो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच जिन लोगों ने पढ़ी है, मुझे थोड़ा फ्रेंच का आइडिया है, तो वो लोग को पता चल रहा होगा ये बॉयड नहीं होता है, ये बियो होता है, और सवर्ट नहीं होता है, ये सवॉय होता है। तो एक्चुअली इस रूल का नाम है बियो सवाय। तो बियो सवाय लॉ है ये, लेकिन मैंने कभी किसी को बियो सवाय लॉ बोलते हुए नहीं देखा इंडिया में। तो हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए तो बॉयड सावर्ट लॉ चल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात थी कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन में इतना सीरियस होते भी नहीं है, अपनी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग की ठीक नहीं होती है। तो बॉयड सावर्ट लॉ बोलेंगे इसको, कोई चिंता नहीं है, बट इट इज एक्चुअली बियो सवाय लॉ। तो ये सबने किया ही हुआ है। और ये देखो इसमें क्या आ गया, ये देखो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट घुसना शुरू हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट घुसना शुरू, ये दिख रहा है ना क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट घुसना शुरू। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये हर फॉर्मूले में घुसने लग जाएगा मैग्नेटिज्म में, यहाँ से एंट्री शुरू हो गई इसकी। तो इसलिए डायरेक्शन कैसे लिखोगे फील्ड की? डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ रोटेट करोगे, राइट हैंड की फिंगर्स को, वही राइट हैंड वाला शेप, उस रोटेशन से जो थंब होगा वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगा। ये अभिषेक भैया ने पिछली क्लास में बता दिया। फिर भी मैं थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पीडीएफ में तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ। देखो इस पेज पे जो लिखा है वो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास है, और कुछ लोग कॉपी करना चाहें तो कर लें, लेकिन ऑलरेडी है और ये पीडीएफ में भी तुम्हें मिल जाएगा। तो हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। अच्छा, आज की क्लास का जो प्लान है, देखो आज की मुझे पता चला है तुम्हारी 2 क्लासेस थी, एक क्लास फिजिक्स की थी, एक केमिस्ट्री की थी। तो यूजुअली तुम्हारी आफ्टरनून में भी 2 क्लासेस होती हैं, एक 3 से 5 होती है और उसके बाद फिर एक क्लास 5:30 से 7:30 होती है। तो तुम्हारी 4 घंटे की 2 क्लासेस होती हैं जो तुम अटेंड करते हो। तो हम आज की क्लास को ऐसा कर सकते हैं कि 2-2 घंटे की 2 क्लासेस करें और बीच में आधा घंटे का ब्रेक दे दें,
उस आधे घंटे में आप चाहो तो लंच कर लो, रेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, पानी पी लो, चाय पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो आज की क्लास में हम ऐसा करते हैं कि 2 घंटे क्लास करके थोड़ी देर बाद ब्रेक लेंगे 1:15 बजे। 1:15 बजे ब्रेक लेके फिर हम 1:45 शुरू करके 4:45 तक क्लास करेंगे। वैसे बता रहा हूं मैं, अगर हम शाम के 6 बजे तक आज की क्लास करें तो ये चैप्टर खत्म हो सकता है। मैंने तो 9 घंटे की क्लास ली हुई है एक दिन में। 1989 की बातें कर रहा हूँ, जब मैं फिजिक्स की क्लास भी लेता था, मैथ्स की क्लास भी लेता था, और 6 क्लास होती थी एक दिन में। तो सुबह से शाम तक क्लास होती थी, बच्चे बैठे रहते थे। तो आज 6 बजे तक क्लास करके इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, ऐसा करते हैं। घबरा गए होंगे कुछ लोग, गुस्सा करके गालियां देने लग गए होंगे मुझे, तो नहीं करेंगे 6 बजे तक। लेकिन 2-2 घंटे की 2 क्लास की तुम्हें आदत है, थोड़ा आज कवर होने दो कंटेंट। तो मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को टाइम मिल जाए, कुछ कॉपी करना चाहते हो तो। ठीक है, इन द मीन टाइम ऐसा करते हैं। अब ये देखो तुम्हारे स्क्रीन पर जो है, अब मैं तुम्हें अभी अपनी पिछली कैपेसिटर्स की क्लास की हैंडराइटिंग दिखाता हूँ और आज की हैंडराइटिंग दिखाता हूँ। अब देखता हूँ, कोशिश करता हूँ ये मेंटेन रहे। ये देखो, ये मेरी कैपेसिटर की क्लास की हैंडराइटिंग जो मैंने लिखा हुआ है, whenever C of a conductor is to be calculated, then assume that conductor B is a sphere at infinity। ये स्क्रिबलिंग है, हैंडराइटिंग क्या है, इतनी गंदी तो नहीं है जैसे डॉक्टर लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर, उससे थोड़ा कम है। अब आज की क्लास में तो समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से सब। आज की क्लास में तो पढ़ने में आ रहा है सारा क्या लिखा है, इन्फिनिटली स्मॉल साइज चार्ज, थोड़ा सा रेगुलर है। तो ये मैं इसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हैंडराइटिंग को चेंज करना तुम्हें मालूम है इतना आसान काम नहीं होता है, स्पेशली 57 ईयर ओल्ड के लिए तो मुश्किल ही होता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने एक विजुअल डाला है मॉड्यूल में, इसमें अपने पीडीएफ में। तो ये तुम लोग चाहे तो एक बार देखो, जो चीज मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट है, तो ना अंडर एस्टिमेट मत करा करो चीजों को, थोड़ा ना कॉशियसली पक्का ही कर लिया करो। तो वो दिखाया हुआ है कि यू क्रॉस वी अगर लेंगे तो यू से वी की तरफ रोटेट करेंगे, वही वाला शेप है, यू से वी की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे तो थंब जो होगा अगर आप देखोगे तो यू क्रॉस वी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आराम से पढ़ लेना तुम लोग बाद में चाहे, लेकिन बी कॉशियस विद क्रॉस प्रोडक्ट। मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। आज की क्लास में मैं तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट से अवॉइड करवा लूंगा, लेकिन अगली क्लास में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान रखना। तो ये देखो, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये सब होमवर्क किया है, क्योंकि अगर मैं क्लास में बैठ के सब डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये मैंने जैसे ये जो रेड कलर की शीट दिखाई है, ये तुम्हारा पेपर है जिस पर तुम ड्रॉ करोगे। तुम अभी के अभी देख लो चाहो तो, अपनी कॉपी में 2 बड़े बड़े एरोस बना लो, ए और बी जैसे दिखाया हुआ है। ए को बनाओ हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ, बी को उससे एक्यूट एंगल पर बनाओ, जल्दी जल्दी पेन से फटाफट। और फिर राइट हैंड को फ्री करके पेन को लेफ्ट हैंड में ले लेना, और यही वाला अपना शेप बनाना राइट हैंड वाला, बताया था ना, फिंगर्स टुगेदर, थंब परपेंडिकुलर टू फिंगर्स, और राइट हैंड की फिंगर्स को ए के अलोंग कर देना, वेक्टर ए के अलोंग राइट हैंड की फिंगर्स को कर देना। एंड द इनसाइड ऑफ द हैंड, द पाम जो हथेली होती है वो बी की तरफ फेसिंग होगी, हथेली बी की तरफ फेसिंग होगी, पाम की तरफ फेसिंग होगी, पाम बी की तरफ फेसिंग होगी, ऐसे वेक्टर बी की तरफ रोटेट करके देखोगे तो थंब तुम्हारा सीलिंग की तरफ आएगा, ऊपर सीलिंग की तरफ आएगा। ये वेक्टर ए है ना, ऐसे 2 वेक्टर्स बने हुए होंगे ना कॉपी में, एक ए और एक बी। तो ए से बी की तरफ रोटेट करोगे, एक्यूट एंगल को क्लोज करोगे ऐसे, तो थंब तुम्हारा सीलिंग की तरफ आएगा। तो ए क्रॉस बी सीलिंग की तरफ होगा, डायग्राम में दिखाया हुआ है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है ए और बी के। और नीचे एक चीज लिखी हुई है, इसको स्पेशली नोट करो, वही वाली बात, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम ए टू बी, ए क्रॉस बी विल बी आउटवर्ड्स। मैं तो ये कहूंगा इसको याद करना शुरू करो, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ए टू बी तो वेक्टर बाहर निकलेगा, सीलिंग की तरफ जाएगा। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ए टू बी, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ए टू बी, देखो तो वेक्टर क्या होगा, अंदर जाएगा, फ्लोर के अंदर जाएगा, फ्लोर के अंदर एंटर करेगा। कई लोगों का ध्यान होता है डेरिवेशंस की तरफ, कोई मुश्किल सा डेरिवेशन करवा दो, कैलकुलेशन करवा दो, कोई मुश्किल सी प्रॉब्लम करवा दो। हमारा ये तरीका नहीं है, मेरा ये तरीका नहीं है। मेरा तरीका ये है कि मैं तुम्हें इतना कैपेबल कर दूं कि सारे डेरिवेशन, सारे प्रॉब्लम तुम खुद ही करो। हम क्यों करें, एग्जाम में तो खुद ही करना है ना भाई। तो जल्दी मत करो प्लीज यार, जल्दीबाजी मत करना, पेशेंस रखना, जल्दी से नहीं होगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा कोऑपरेट करो मेरे साथ, जल्दी मत करो। कोई बात नहीं, एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी, जल्दी नहीं करनी है।
तो देखो नीचे लिखा हुआ है सी फॉर क्लॉकवाइज, ये हमारा स्लोगन है, सी फॉर क्लॉकवाइज सी फॉर क्रॉस, सी फॉर क्लॉकवाइज सी फॉर क्रॉस, इस पे फोकस करो इस स्लोगन पर, सी फॉर क्लॉकवाइज सी फॉर क्रॉस। फिर से बता रहा हूं, देख लो, सी फॉर क्लॉकवाइज सी फॉर क्रॉस, याद हुआ? और बोलूं, सी फॉर क्लॉकवाइज सी फॉर क्रॉस। जब भी क्लॉकवाइज घूमेगा ए टू बी तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस बना देंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट अंदर घुसेगा, वेक्टर प्रोडक्ट अंदर घुसेगा, फ्लोर में जाएगा, कॉपी के अंदर घुसेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वो कोई बात नहीं, पीछे का मैंने जल्दी हटा दिया है, कॉपी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पीडीएफ तो मिलेगा ही तुम्हें, ये चाहो तो कॉपी कर लो, ये चाहो तो कॉपी कर लो। एक बार और क्लियर कर रहा हूं कुछ लोगों के लिए जिनको आदत नहीं हुई है, कि डॉट और क्रॉस नोटेशन आ गया है इस चैप्टर में लार्ज स्केल पर, होलसेल पर आ गया है। डॉट का मतलब होगा, मैंने लिखा हुआ है, डॉट रिप्रेजेंट्स वेक्टर कमिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द पेपर, डॉट रिप्रेजेंट्स वेक्टर्स कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर, इमेजिन दिस वेक्टर गोइंग टुवर्ड्स सीलिंग ऑफ द रूम, ये इमेजिन करो। ये को हम टेक्स्ट बुक नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम टेक्निक्स दे रहे हैं इमेजिन करने की। क्रॉस जब बनाया होगा तो क्रॉस का रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर गोइंग इनटू द पेपर, पेपर मतलब जिस पेपर पर आप ड्रॉ कर रहे हो। इमेजिन दिस वेक्टर एंटरिंग इनटू द फ्लोर ऑफ द रूम, इसको कैसे इमेजिन करना है, क्रॉस को कोई यारो अंदर घुस रहा है, रूम के फ्लेयर में जा रहा है, फ्लोर में जा रहा है। ये किसी बच्चे ने हैंड अप किया हुआ, हैंड डाउन कर लो, अमित हैंड डाउन कर दो यार, बहुत फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पर, मुझे डिस्टर्बेंस होती है इससे। तो अंदर की तरफ जाएगा, जो क्रॉस से रिप्रेजेंटेड होगा वेक्टर वो अंदर की तरफ जाएगा, जो डॉट से रिप्रेजेंटेड होगा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर तुमसे कोई पूछे अपना राइट हैंड खड़ा करो ऊपर, तो सोचोगे या एकदम से राइट हैंड ऊपर कर दोगे? एकदम से कर दोगे ना, ऑटोमेटिक आएगा ना, सबकॉन्शियस में है, तुम्हारे माइंड के सबकॉन्शियस को पता है राइट हैंड कहाँ है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे माइंड में सबकॉन्शियस हो जाए डॉट, जैसे ही कोई डॉट बना हुआ हो तुम्हें सोचना ना पड़े डॉट का क्या मतलब है, बाहर निकलता हुआ एरो, जैसे ही क्रॉस बनाओ अंदर घुसता हुआ एरो दिखे, ये हम चाहते हैं, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं। तो क्यों होता है डॉट और क्रॉस? क्योंकि एक एरो इमेजिन करो, नीचे देखो एरो बनाया हुआ है, देखो नीचे ये एरो बनाया हुआ है। एरो को जब सामने आके देखते हैं, इधर से आके देखो, इधर से आके देखो एरो को, तो एरो की टिप दिखेगी, एरो का हेड दिखेगा, एक पॉइंटेड हेड दिखेगा ना एरो का, शार्प पॉइंटेड हेड, इसलिए पॉइंट बनाते हैं, डॉट बनाते हैं जब वेक्टर सामने से आ रहा होता है, हमारी तरफ घुस रहा होता है, हमारी आंखों में घुस रहा होता है। जब हम पीछे से जाके देखेंगे इस एरो हेड को, तो पीछे एरो के पीछे एक पैटर्न बना हुआ है, वो क्रॉस के फॉर्म में दिखेगा। इसलिए जब एरो हमसे दूर जाता है जब एरो, तो हम क्रॉस बनाते हैं, वहां से शायद ये नोटेशन आया है, मैंने गेस किया। ठीक है, अब फिर से एक बार फाइनली बताया हुआ है कि जब एक डायग्राम में देखो ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इस तरह के डायग्राम को हमेशा तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अपने लेफ्ट हैंड में दो पेन ले लेने चाहिए, या ड्रॉ कर देना चाहिए ए और बी को, और ए क्रॉस बी राइट हैंड से अगर आप ए टू बी, अरे यार क्या होता है देखो, सारे राइट हैंड रूल है। अब क्या होता है कि 90% लोग तो राइट हैंडर ही होते हैं, जरा मजे से सुनना इस बात को, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 90% लोग तो यार राइट हैंडर होते हैं, मैं भी राइट हैंडर हूँ, मनमोहन भैया लेफ्ट हैंडर है। अब राइट हैंडर लोगों के लिए क्या है कि जब राइट हैंड रूल की अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ये वाली शेप बनाओ, ये वाली शेप बनाओ, फिंगर स्ट्रेट करो, थंब ऐसे करो, भाई ये करने के लिए तो तुम्हें पेन छोड़ना पड़ेगा, पेन लेके थोड़ी हो जाएगा ये, पेन हाथ में लेके, तो तुम्हें जो कुछ भी कर रहे हो एग्जाम में कहीं भी, पेन तो छोड़ना पड़ेगा। जब पेन को छोड़ोगे तभी तो ये होगा, ये शेप तभी तो बनेगा। अगर पेन छोड़ना भूल गए तो लेफ्ट हैंड से कर दोगे फिर तो मैं आज क्या कोशिश कर रहा हूँ क्लास में, देखो ये नई चीज है, ऐसा नहीं होता है किसी बुक में या कहीं भी, कोई टीचर नहीं कहता है कि हम राइट हैंड से करना अवॉइड कर सकते हैं। एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि हम रोटेशन इमेजिन करें। रोटेशन इमेजिन करने के लिए तो राइट हैंड की जरूरत नहीं है। अब ए क्रॉस बी है अगर, तो रोटेशन इमेजिन करो ए टू बी, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को पकड़ो, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है वो रोटेशन, उसको पकड़ो। ये कर्व्ड एरो बना हुआ है ना ऑरेंज कलर का, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट बना दो, हमारा पुराना स्लोगन सी फॉर क्रॉस सी फॉर क्लॉकवाइज। उसका वाइस वर्सा क्या होगा, क्रॉस फॉर क्लॉकवाइज, तो क्या होगा उसका उल्टा, डॉट फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज स्विंग हो रहा हो, रोटेशन हो रहा हो, तो डॉट बनाओ, वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगी। नीचे वाले डायग्राम में देखो, पी और क्यू वाले डायग्राम में अगर पी क्रॉस क्यू करेंगे, तो रोटेशन कैसे होगा, नीचे वाले डायग्राम में देखो,
इधर देखो नीचे वाले डायग्राम में, P से Q की तरफ अगर घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज स्विंग बनेगा। राइट हैंड के पेन को मत छोड़ना, वो राइट हैंड रूल वाली शेप मत बनाना, राइट हैंड को अपना फ्री मत करना पेन से, सिर्फ देख के इमेजिन करना। सिर्फ P से अगर वेक्टर P Q की तरफ जाएगा रोटेट करके तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? वेक्टर P को Q की तरफ रोटेट करवाओ, वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्रॉस बना दो। देखो क्रॉस बनाया ना, क्रॉस बना दो, मतलब अंदर घुसेगा क्रॉस प्रोडक्ट, P क्रॉस Q अंदर की तरफ होगा। फिर से मैंने लिखा, देखो इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फिर बार बार लिखा, C फॉर क्रॉस, C फॉर क्लॉकवाइज, C फॉर क्रॉस, C फॉर क्लॉकवाइज। ठीक है, कुछ कॉपी करना चाहते हो तो कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाऊंगा। ठीक है, लोग कॉपी कर रहे हैं तो मैं कुछ बोल रहा हूं। जब भी रोटेशन क्लॉकवाइज बनेगा तो क्रॉस बनाएंगे, जब भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो डॉट। C क्रॉस फॉर क्लॉकवाइज, दोनों में C से शुरू हो रहा है, C फॉर क्रॉस है, C फॉर क्लॉकवाइज, डॉट फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जल्दी जल्दी खराब हैंड राइटिंग में नोट कॉपी कर लिया करो जल्दी जल्दी। आई एम श्योर कि मेरी राइटिंग अमित समझ में आ रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में आ रहा है ना? हाँ भैया, सब क्लियर है। राइटिंग ठीक है ना, रीडेबल है ना? हाँ परफेक्ट। ठीक है, अब कोई ये नहीं बोलेगा ना आप समझ रहे थे, समझ में आ रहा है पढ़ने में, एक आदमी को समझ आ रहा है सबको आ रहा हो। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन कंटेंट पर। अभी तो हम जो टेक्निक्स यूज होंगी उनकी बात कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कॉपी कर लेना, क्योंकि जब तक पीडीएफ मिलेगा उतने टाइम में तुम्हें कॉपी ही होती है रिवाइज करने के लिए। कई लोग सोचते हैं शाम को मिल ही जाएगा पीडीएफ तभी देख लेंगे, कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स क्रिएट कर रहे हैं, पिछले 3 चैप्टर में उनकी अंडरस्टैंडिंग में गैप क्रिएट हो गए हैं, जो लोग कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्लास के एकदम बाद विद इन 1 आवर क्लास को सारे को थॉरोली डीपली रीइंफोर्स करना पड़ता है, तभी एग्जाम में एडवांटेज होता है। एग्जाम की बात मत करना, फिर अगर केयरलेसनेस से चलना है तो एग्जाम की बात मत करना भैया। एग्जाम में तो वही काम आएगा जो डीपली रीइंफोर्स्ड होगा, और वो तभी होगा जब कॉपी में खुद लिखोगे, खुद कॉपी से इमीडिएटली क्लास के बाद प्रैक्टिस करोगे। नोट कर लो, किसी भी करंट का फील्ड निकालने के लिए सेंट्रल आइडिया है अगले 1 घंटे की क्लास का। किसी भी करंट का फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, उस करंट को, भाई कोई बोलेगा फील्ड निकालो तो बताएगा ना कहाँ निकालो। अगर पॉइंट P पर फील्ड निकालना है तो उस करंट के एरो को P के अराउंड घुमाओ, घुमाओ उस करंट के एरो को P के अराउंड। देखो क्या लिखा है, ये बिल्कुल नई चीजें हैं, किसी बुक में नहीं मिलेंगी तुम्हें, ये मेरी अपनी सोची हुई चीजें हैं, ये स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। उसको देखो, मैंने पिछले साल इस तरह से कराया ही नहीं था, मैंने इस साल के लिए नई चीजें ले आया। हर साल कोई नई चीज ऐड करता हूँ चैप्टर में जो पहले 40 साल में ना कराई हो, क्योंकि नई चीजें ऐड नहीं करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, हम बोर हो जाएंगे तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे। करंट के एरो को हम उस पॉइंट के अराउंड घुमाएंगे जिसके ऊपर फील्ड निकालना है। देखो क्या लिखा है, ट्राई टू स्विंग, स्विंग से मेरा मतलब रोटेट। अरे यार इसी तरह से तो टॉर्क निकालते हैं रोटेशन में, तुम लोग तो 12th में रोटेशन का चैप्टर कर चुके हो ना। टॉर्क कैसे निकालते हो किसी फोर्स का, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे जज करते हो? फोर्स के एरो को घुमाते हो ना उस पॉइंट के अबाउट, वैसे ही घुमाना है करंट के एरो को, सिंपल। जैसे फोर्स के एरो को स्विंग कराते हैं टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क अबाउट सीएम निकालना है तो सीएम के अबाउट फोर्स के एरो को घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता चल जाता है। उसी तरह से हमें करंट के एरो को घुमाना है मैग्नेटिज्म में, फोर्स के एरो की तरह फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो करंट के एरो को कैसे घुमाया P के अराउंड, देखो ये लिखा हुआ है ना, ट्राई टू स्विंग द एरो ऑफ करंट अराउंड ए पॉइंट P, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज B विल बी इनवर्स क्लॉकवाइज फॉर क्रॉस। तो ये देखते हैं, देखो ये करंट का एरो था और मुझे यहाँ P पर फील्ड निकालना था, आराम से देखो करंट का एरो गिवन था, P पर फील्ड निकालना था। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट भूल जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट के बगैर हो रहा है अभी, क्रॉस प्रोडक्ट को मिक्स मत करना, इसमें अलग टेक्निक है, जो टेक्निक इजी लगे वो कर लेना। मैं कभी कभी तुम्हें मल्टीपल मेथड्स दूंगा, मल्टीपल टेक्निक्स दूंगा, और मैं बता दूंगा कि मेरा ओपिनियन ये है कि इसको चूज करो। तो जिन लोगों का मेरे पे 100% फेथ है वो उसी को चूज कर लेना, जिन लोगों को पूरा फेथ नहीं है वो अपने आप डिसाइड करना। अच्छी बात है, ये भी अपने आप डिसाइड करो। तो ये जो करंट का एरो है इसको घुमाना है P के, ऐसे ऐसे करके देखो, इमेजिनेशन से ही हो जाएगा, हाथ भी नहीं हिलाना पड़ेगा इसके लिए, विजुअलाइजेशन से ही हो जाएगा कि अगर ये एरो
ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये एरो किसी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी होती तो वो पार्टिकल क्लोज्ड पाथ में कैसे चक्कर काटता पी के अराउंड, वो क्लोज्ड पाथ में कैसे घूमता इस वेलोसिटी से पी के अराउंड, क्लॉकवाइज घूमता या एंटी क्लॉकवाइज घूमता, बस ये इमेजिन करना है। और अगर क्लॉकवाइज है तो बस एकदम से क्या बनाना शुरू कर दिया, क्रॉस बनाना शुरू कर दिया। यहां ले लो पॉइंट पी को, फिर से घुमाओ, कहीं और ले लिया पॉइंट, अब फिर से घुमा रहे करंट के एरो को, तो फिर से क्लॉकवाइज बन रहा है। यहां एक पॉइंट ले लेते हैं पी, यहां ले लेते हैं, इसके अराउंड घुमाते हैं करंट के एरो को, यार ये भी क्लॉकवाइज बन रहा है। इस करंट एलिमेंट के राइट हाफ में, इस सारे पोर्शन में अगर कोई भी पॉइंट लोगे और उसके अराउंड इस करंट के एरो को घुमाओगे तो स्विंग क्लॉकवाइज ही बनेगा। इसलिए इन सारे पोर्शन में क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सारे पोर्शन में क्रॉस। चलो अब चलते हैं पॉइंट क्यू पर फील्ड निकालते हैं। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं बोला, एक बार भी मिक्स मत करा करो टेक्निक्स को, क्रॉस प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो हमारा वाइट सेवर्ट लॉ है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बीओ सेवर्ट लॉ है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस पॉइंट क्यू के अराउंड इस एरो को घुमाना है, स्विंग कराओ ऐसे, ये स्विंग क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज ये बताओ। अगर ये एरो क्यू के अराउंड क्लोज पाथ में चक्कर लगाए तो क्लॉकवाइज लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा तो डॉट्स, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा ही होता है, एक रीजन में सारे क्रॉस भर जाते हैं, दूसरे रीजन में डॉट्स भर जाते हैं, हाफ रीजन में क्रॉस, हाफ रीजन में डॉट्स, ऐसे ही होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी मैंने पिछले पेज पर लिखा था, बाई चांस मेंशन करना भूल गया, ये क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। ये देखो नई चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी क्लोज नहीं हो सकती थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा हाई पोटेंशियल से शुरू होती थी, लो पोटेंशियल पर एंड होती थी, तो क्लोज कैसे हो सकती थी? स्टार्टिंग तो किसी और पोटेंशियल पर, एंडिंग किसी और पोटेंशियल पर। लेकिन मैग्नेटिज्म में क्लोज्ड कर्व्स, हमेशा एक लाइन घूमेगी वापस अपने एंड को ज्वाइन कर लेगी। तो यहाँ पता है क्या हो रहा होगा, जो डॉट्स हैं वहां से एरोज बाहर निकल रहे होंगे, ऐसे इमेजिन करो कि जो डॉट्स हैं वहां से एरोज, इसलिए मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि जब भी डॉट बनाओ तो एरो तुम्हारी कॉपी को फाड़ के एकदम सीलिंग की तरफ भागता हुआ एक एरो निकला, ऐसे सोचा करो, बुलेट निकली सीलिंग की तरफ जाती हुई। तो ये जो लेफ्ट हाफ में डॉट्स हैं यहाँ से एरोज निकल रहे हैं, और जैसे ही निकलते हैं वो सेमी सर्कल बना के घूमते हैं और राइट साइड से अंदर घुस जाते हैं तुम्हारी कॉपी में। इमेजिन किया, लेफ्ट हाफ से करंट एलिमेंट का करंट ऐसे है, तो लेफ्ट हाफ से एरोज निकले ऐसे, अपनी कॉपी में इमेजिन करो, सीलिंग की तरफ जाना चाह रहे थे लेकिन बेंड हो गए ऐसे। क्यों बेंड हो गए? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेंड कर रहा है ना उनको, ऐसे बेंड हुए, सेमी सर्कुलर पाथ बनाया और कहां घुस गए? राइट हाफ में घुस गए अंदर। वायर के राइट हाफ में तुम्हारी कॉपी में से एंटर करके फ्लोर की तरफ घुसे। ये स्ट्रेट करंट है। तुम अगर कॉपी में काम कर रहे हो तो वो करंट तुम्हारे से दूर तुम्हारे स्क्रीन की तरफ जा रहा होगा, जैसे मेरे स्क्रीन की तरफ जा रहा है करंट। लेफ्ट हाफ में हमने डॉट बनाए, ऐसे करंट निकले, मैग्नेटिक फील्ड के एरोज निकले, ऐसे घूमे सेमी सर्कल में और राइट हाफ में अंदर घुस गए। इमेजिन करो ऐसे एरोज निकले, सेमी सर्कल्स दिखने शुरू हो जाने चाहिए तुम्हें रूम में अपने। लेफ्ट हाफ से सेमी सर्कल निकल के राइट हाफ में एंटर कर रहे हैं, लेफ्ट हाफ से निकल के राइट हाफ में घुस रहे हैं। और फिर क्या होगा, तुम्हारी कॉपी के प्लेन के जिस पेपर पर तुम काम कर रहे हो उसके नीचे जो फ्लोर और तुम्हारी टेबल के बीच में स्पेस है, उसमें दूसरा सेमी सर्कल बनेगा, नीचे दूसरा सेमी सर्कल बनेगा। वो सेमी सर्कल बना के लेफ्ट हाफ से ऊपर वापस आएंगे, तो ऐसे घूमेंगे, राइट हाफ में अंदर, लेफ्ट हाफ में बाहर। जब भी हम ऐसे डॉट क्रॉस बनाएंगे ना कॉपी में, तो लेफ्ट हाफ से एरोज बाहर आएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, राइट हाफ में एरोज अंदर नीचे जाएंगे, फिर सेमी सर्कल